हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीएससी फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड का एक टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग क्या होती है। तो ब्रीदिंग क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से जब बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपर्जन होता है, मतलब कि रिमूवल होता है बॉडी से, उस प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ब्रीदिंग कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग 14 टू 18 पर मिनट होती है। ब्रीदिंग में दो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन प्रोसेस, जिसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं, इसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को बॉडी में लिया जाता है। और एक्सपायरेशन प्रोसेस जो होता है, जिसे हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल किया जाता है। क्लियर? जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है उसमें एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेटरी सरफेस में गैसेस का मूवमेंट होता है और रेस्पिरेटरी सरफेस से एटमॉस्फेयर में गैसेस का मूवमेंट होता है। क्लियर? तो ये जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि फ्रेश एयर लंग्स में एंटर करती है और फिर कई मसल्स की एक्टिविटी के थ्रू ये प्रोसेस होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इसमें रिलैक्स होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि जो अंदर की तरफ एयर जाती है और बाहर जो एयर आती है उसका पाथवे क्या रहता है। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है एनवायरनमेंट से, वो नॉस्ट्रल के थ्रू नेजल कैविटी में एंटर करती है, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वोलाई में आती है और एल्वोलाई पर ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड रहती है। तो फिर वहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, तो वहां ऑक्सीजन तो ब्लड में दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से लंग्स में आ जाती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, फेरिंग्स और नेजल कैविटी से होती हुए बाहर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नॉस्ट्रल होते हैं, यहाँ से एयर एंटर करती है, फिर नॉस्ट्रल के थ्रू नेजल चैम्बर में जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर ट्रेकिया में आती है, फिर ट्रेकिया से ब्रोंकाई में आएगी, फिर ब्रोंक्यूल्स में आती है और फिर ये एल्वोलाई है। यहाँ पर यहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसी रूट से बाहर जाती है। फिर यहाँ जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन दे दी जाती है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में एंटर कर जाती है। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, फेरिंग्स, नेजल चैम्बर और नॉस्ट्रल से होते हुए बाहर निकल जाती है। क्लियर? अब दो प्रोसेस है, एक तो है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायफ्राम की लॉवरिंग होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल्स उनको कहते हैं जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायफ्राम की लोवरिंग होती है, तो इन दोनों के इफेक्ट के कारण क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से इंट्राप्लूरल प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर? और लंग सरफेस बाहर की तरफ मूव करती है और लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से क्या होता है, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर भी कम हो जाता है और एयर बाहर की तरफ मूव कर जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं इस डायग्राम में, इंस्पायरेशन प्रोसेस में नॉस्ट्रल से एयर अंदर की तरफ एंटर करती है। लेकिन इसमें क्या है, दो प्रोसेस पहले हो रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब का मूवमेंट कैसा होता है, आउटवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट होता है। कहाँ पर? आउटवर्ड, मतलब ये रिब्स इधर की तरफ खींचेगी, आउटवर्ड और अपवर्ड खींचेगी ये। तो ये पूरा जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, फेल जाएगा, मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो इस तरीके से भी इसका वॉल्यूम बढ़ गया और ऐसे भी वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब ये पूरी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसमें लंग क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। अब लंग एक्सपांड हो गए तो इनका जो प्रेशर है अंदर की तरफ वो प्रेशर भी कम हो जाता है और जो एल्वोलाई का जो प्रेशर होता है अंदर की तरफ वो भी कम हो जाता है। तो इस कारण से जब ये फेल जाते हैं तो ये एयर अंदर की तरफ एंटर कर जाती है और इससे ये लंग एयर से भर जाते हैं। क्लियर? और जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है।
जब इंस्पायरेशन के प्रोसेस में तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होगी। जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो यहाँ पर रिलैक्स होगी, और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, एब्डोमिनल मसल का और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आपको दो चीज समझनी है कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड हो गया, तो उससे आपको ये याद रखना है कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रिब्स का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है और ऊपर की तरफ हो रहा है। और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, तो उसमें रिब्स का मूवमेंट अंदर की तरफ और नीचे की तरफ होगा। क्लियर, ये दो चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर एब्डोमिनल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्शन प्लस एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, और डायफ्राम का क्या होना, रिलैक्स होना। या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था या डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, तो डायफ्राम कैसा हो गया, डोम शेप हो गया। तो एक तो रिब्स का नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, तो ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। साथ ही डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, रिलैक्स होगा, तो उस कंडीशन में ये वॉल्यूम भी कम हो गया। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो क्या होंगे, लंग्स सिकुड़ जाएंगे, लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जो इंट्राएल्वुलर प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब एयर बाहर की तरफ चली जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर। तो यहाँ देखिए, इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो रिलैक्स होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्लियर। और यहाँ क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है या डायफ्राम रिलैक्स होता है। यहाँ चेस्ट वॉल और लंग दोनों ही एक्सपांड होते हैं या चेस्ट कैविटी और लंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये इसमें दो प्रोसेस हो रहे थे। एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स का मूवमेंट आउटवर्ड होता है, और एक तो क्या हो रहा है, आउटवर्ड है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है किसका, रिब्स का, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और लंग एक्सपांड हो जाते हैं। और दूसरा है डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, तो इससे ये वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। लेकिन जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है उसमें डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये वॉल्यूम कम हो जाता है। और साथ ही रिब्स नीचे की तरफ मूव करती है और अंदर की तरफ मूव करती है, तो ये वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके कारण लंग श्रिंक हो जाते हैं और एयर बाहर की तरफ मूव कर जाती है। क्लियर। अब ये पूरे प्रोसेस को हम एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू यहाँ पर देखेंगे किस टाइप से ये मूवमेंट होता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस होता है, तो इंस्पायरेशन के प्रोसेस में एयर सबसे पहले नॉस्ट्रल के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करती है। क्लियर। तो जब एयर नॉस्ट्रल के थ्रू बॉडी में जाएगी तो नेजल चैम्बर और फेरिंग्स के थ्रू और ट्रेकिया के थ्रू वो लंग्स में एंटर करती है। तो जब एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल के थ्रू, तो नॉस्ट्रल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि डस्ट पार्टिकल को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से रोकते हैं दोनों। क्लियर। तो ये जो हेयर होते हैं वो क्या करेंगे, एयर को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। क्लियर। और जो म्यूकस है वो भी क्या करती है, डर्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो एयर का फ्लो होता है वो स्मूथ हो जाता है और एयर इजीली नॉस्ट्रल के थ्रू होते हुए अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। क्लियर। अब ये एयर थ्रोट के थ्रू पास होती है, गले के थ्रू मतलब फेरिंग्स के थ्रू होते हुए फिर ये कहाँ जाती है, ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया पर सी शेप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, इस ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो ये क्या होगा, ट्रेकिया इससे सिकुड़ेगी नहीं, सिकुड़ेगी नहीं तो एयर का मूवमेंट कैसा होगा, स्मूथली मूवमेंट होगा, इजीली एयर यहाँ से मूव कर पाएगी। लेकिन अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होते हैं या एब्सेंट होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जब एक्सेलेशन होता है तो प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि विंड पाइप क्लोज हो जाता है, तो जिससे एयर फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और नॉर्मल ब्रीदिंग में इंटरफेयर हो जाता है। क्लियर। तो ये सी शेप की जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है इनका होना इसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ से एयर ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में एंटर करती है।
अब लंग्स में क्या होता है कि जब ब्रोंकाई होती है तो ब्रोंकाई डिवाइड होकर के ब्रोंक्यूल्स बनाती है और ब्रोंक्यूल्स वापस फाइन ब्रांचेस बनाती हैं और फिर वो एल्वेलाई में ओपन होती है। एल्वेलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पर जो है वो ब्लड कैपिलरीज उससे सराउंडेड रहती है और फिर वहाँ पर गैसेस का एल्वेलाई लेवल पर एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड को दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। क्लियर? तो इस टाइप से एल्वेलर लेवल पर क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, और जो हमने पढ़ाई है कि एल्वेलाई की वॉल है वहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अब जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती है और डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। अब जिससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी बढ़ जाए, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब चेस्ट कैविटी का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लंग्स की साइज भी बढ़ जाएगी, वो एक्सपांड हो जाएंगे और साथ ही एयर अंदर की तरफ आ जाएगी और एल्वेलाई जो है वो एयर से भर जाएगी। उस वक्त क्या हो जाता है, जब एल्वेलाई ब्लड से भर जाती है तो सॉरी एल्वेलाई जब एयर से बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लंग्स में चली जाती है और लंग्स से जो लंग्स से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में आ जाती है। तो इस टाइप से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो एल्वेलाई से हो जाता है। तो एल्वेलाई इस वक्त क्या होता है, एयर से भरी हुई रहती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्वेलाई लेवल पर जो गैसेस का एक्सचेंज हुआ है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में वापस आई है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस बॉडी से रिमूव होनी है। तो वो क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जाएगी, ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई से फिर क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी और फिर ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई में जाएगी और ब्रोंकाई से फिर वो कहाँ चली जाएगी, ट्रेकिया में, और फिर ट्रेकिया से फिर वो वापस आगे की तरफ जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है, नेजल चैम्बर होता है, और वहां से होते हुए वो नोस्ट्रल से वापस बाहर की तरफ चली जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किस टाइप से गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू।